वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां पे भी डी बाई डी एक्स है वहां पे कैपिटल डी पुट करेंगे। क्या करना है, कैपिटल डी आपको पुट करना है डी बाई डी एक्स के जगह। उससे क्या होगा, उससे ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्यूशन निकालना है। कैसे सॉल्व होता है देखो समझ लो। यहां पे हम बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। वीडियो उसके वजह से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां पे डी बाई डी एक्स है वहां पे जैसा हमने कहा था कैपिटल डी पुट करना है। तो चलो हम पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, दैट इज सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, देन ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर ऑफ वाई, क्योंकि डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी हो रहा है तो यहाँ डी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी डी स्क्वायर आ गया। और फिर माइनस ट्वाइस एक्स, ये डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी आ गया। और फिर ये वाई माइनस ऑफ 4y, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करो, अब इसमें से y कॉमन ले लो। देखो लेफ्ट साइड में y कॉमन हो सकता है तो ये हम यहां ले लेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी माइनस ऑफ 4y हमने कॉमन ले लिए इक्वल टू, अब ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली इसको हमने, ये देखिए ये है, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये है कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए हैं। तो अब देखिए अब इसको किस तरह से सॉल्व करना। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें देखो यहां पे कैपिटल डी स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर है, यहां पे कैपिटल डी के आगे ट्वाइस एक्स है। इसका मतलब यह है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कॉचीज वाली इक्वेशन को हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना, यहां पे वेरिएबल कोएफिशिएंट है, देखो इसके आगे x है, इसके भी आगे x है, वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया। जबकि हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम उसका सॉल्यूशन फिर यहां पे निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन में भी 2 सॉल्यूशन निकालना होता है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर एट द लास्ट ये दोनों को ऐड भी करना होता है ताकि जनरल सॉल्यूशन मिले। जनरल सॉल्यूशन जो आएगा लास्ट में वही इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। समझे? तो थोड़ा सा लंबा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लो आप। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है जरा वो पहले समझ लो। तो यहां पे हमें पुट करना है, देखो यहां पे क्या पुट करना है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह पुट करो d1 माइनस 1 ऐसा, ठीक है। इसके बाद जहां पे भी एक्स डी है वहां पे d1 पुट करो, ठीक है। इसके अलावा जहां पे x है वहां e टू द पावर z पुट करो उसी के साथ साथ, या फिर आप इसको ऐसा बोलो log ऑफ x जहां पे है वहां पे z पुट करो। ये देखो इतना सब कुछ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह आपको ये पुट करना है, ठीक है, ओके, ये ठीक है। उसके बाद एक्स डी के जगह d1 पुट करना है, उसके बाद x के जगह e टू द पावर z पुट करना है और log x के जगह z पुट करना है। इतना सब कुछ आपको ये इक्वेशन में पुट करना है। वो ये इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी ना वो होगी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की इक्वेशन, और फिर हम उसको सॉल्व करके वहां पे फिर 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो D1 आपको जो दिख रहा है, D1 का यहाँ पे मतलब क्या होता है? सो D1 मतलब होता है d बाई डी जेड, डी बाई डी जेड। ये जो इक्वेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स है। देखो यहाँ पे हमने कहा था d यानी d बाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स होता है, लेकिन D1 यानी d बाई डी जेड। अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट करके ये इक्वेशन z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे होता है यहाँ पे समझ लो। तो सबसे पहले इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, तो इसके जगह आएगा d1 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, इसके जगह इसके अकॉर्डिंग देखो जो लिख के दिया उसके अकॉर्डिंग। फिर माइनस टू एक्स डी के जगह आएगा d1, तो ये माइनस ऑफ 2d1 ऐसा। ठीक है, उसके बाद -4y, ये टर्म एज इट इज है -4, फिर ये y, और फिर राइट साइड में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स यानी e टू द पावर z, तो e टू द पावर z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 log x, तो ये हो जाएगा प्लस 2z, क्योंकि log x के जगह z पुट करना है। ठीक है, तो फाइनली ये चीजें हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना था, तो ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्योंकि ये पूरी तरह से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे d1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा d1 स्क्वायर माइनस ऑफ d1 माइनस ऑफ 2d1 माइनस ऑफ 4 ऑफ y इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर 2z प्लस ऑफ 2z। ठीक है, तो ये हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3d1 माइनस ऑफ 4 ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर 2z प्लस ऑफ 2z। तो फाइनली ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करके यहां से दो सॉल्यूशंस निकालना है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला सॉल्यूशन निकालना। पहला सॉल्यूशन का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। तो चलो अब बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो उसके लिए क्या करना है, ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो। तो d1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3d1 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके रूट्स निकालने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करके रूट्स निकालो, चॉइस आपकी है। तो चलो हम यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व कर लेते हैं। मैन्युअली सॉल्व करना है तो यहाँ पे कैसे रूट्स निकालना, यानी इनडायरेक्टली इसको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ -4 है, यहाँ -3 है। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं। क्या क्या है, एक है -4 और दूसरा है 1। -4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन -4 होता है और -4 और 1 का सब्सट्रैक्शन -3 होता है। मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे, d1 -4 d1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा d1 -4 इक्वल टू 0 एंड d1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये हमें मिल गया d1 इक्वल टू 4 एंड d1 इक्वल टू -1। तो देयरफॉर यहाँ पे रूट्स मिल चुके हैं d1 के, वो क्या है -1 एंड 4। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट कर लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के। ये रूट्स हमें क्यों चाहिए थे, ये रूट्स का क्या काम है, ये रूट्स हमें पता हो तो ही तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहला सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रूट्स चाहिए थे, तो रूट्स मिल गए। अब ये रूट्स का टाइप चेक करो और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे CF का इक्वेशन लिख लो। तो ये रूट्स का टाइप क्या है, ये है रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों नंबर अलग अलग है और ये रियल नंबर है, तो ये रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन लिख लेंगे। सो देयरफॉर CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन, CF का इक्वेशन तो ये कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले -1 के लिए ऐसा, C1 e टू द पावर -z प्लस C2 e टू द पावर 4z। तो ये हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बना लिए, यानी पहला सॉल्यूशन ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, पहला सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो ये है फर्स्ट सॉल्यूशन इस तरह से। अब ये जो हमने लिखे, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमने किस तरह से लिखे, तो उसके लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हमने किस तरह से लिखे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है CF का।
अगर दो रूट्स अगर है रियल एंड डिफरेंट तो ऐसा होता है c1 e टू द पावर m1z प्लस c2 e टू द पावर m2z, z के फॉर्म में है। ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है c1 e टू द पावर m1z प्लस c2 e टू द पावर m2z। m1 एंड m2 आर द रूट्स। ये देखो ये m1 है, ये m2 है, m1 m2। तो ये m1 जो है -1 ये यहाँ पे पुट करो और ये m2 यानी 4 ये यहाँ पे पुट करो। पुट करने के बाद ये ऐसा बनता है। तो फाइनली पहला सॉल्यूशन मिल गया। अब चलो सेकंड सॉल्यूशन की बारी है। सेकंड सॉल्यूशन का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ लिखते हैं और सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम अलग पेज पे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूला होता है यहाँ पे 1 बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर बोलो 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा होता है। बस यहाँ पे हमें एफ ऑफ डी और क्यू ऑफ एक्स पुट करना है। मतलब क्या रहेगा देखो, प्रीवियस पेज से बता दे। ये देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किए थे ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक्चुअली ये देखो यहाँ पे उसका ये ऐसा है, ये एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ, यहाँ पे जेड है क्योंकि ये जेड के फॉर्म में है ना, ऐसा। ये देखो एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ जेड, ये पूरा क्यू ऑफ जेड है। एफ ऑफ डी ये पूरा एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी है ना, इसके साथ कंपेयर कर लो, एफ ऑफ डी है। तो यही एफ ऑफ डी आपको पुट करना है पी आई निकालने के लिए। ये आपका एफ ऑफ डी है, ठीक है, और ये क्यू ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये देखो एफ ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स नहीं, क्यू ऑफ जेड लिखो, क्योंकि अगर एक्स के फॉर्म में होता तो हमने क्यू ऑफ एक्स लिख लिए होते, लेकिन ये जेड के फॉर्म में है ना, तो हम यहाँ पे क्यू ऑफ जेड लिखते हैं। ये देखो चलेगा। चलो अब वैल्यूज पुट अप करो। सो 1 बाय एफ ऑफ डी यानी यहाँ पे हम लिख लेंगे d1 स्क्वायर माइनस ऑफ 3d1 माइनस ऑफ 4, और क्यू ऑफ जेड क्या था, ये था e टू द पावर 2z प्लस 2z। ऐसा चेक कर लेते हैं एक बार हमने सही लिखे कि नहीं। ये देखो क्यू ऑफ जेड ये है e टू द पावर 2z इंटू e टू द पावर 2z प्लस 2z, e टू द पावर 2z प्लस 2z। ये देखो e टू द पावर 2z प्लस 2z। और ये एफ ऑफ डी चेक कर लेते हैं। ये देखो ये एफ ऑफ डी है d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4, ठीक है। ये देखो d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकालना है। एक बार हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मिल गया तो ये सॉल्यूशन और इसके पहले वाला सॉल्यूशन सी एफ दोनों को ऐड करके हम जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तब जाके प्रॉब्लम पूरा होगा, समझे। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप्स। तो चलो अब यहाँ पे निकालते हैं पी आई। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले तो स्प्लिट कर लो। यहाँ पे स्प्लिट करना जरूरी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, तभी ये आसानी से सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 बाय d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 2z प्लस कांस्टेंट है यहाँ पे 2 तो ऊपर ले लो, है ना, देन d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस 4 और यहाँ पे बचा है इंटू z, ठीक है, ओके। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की केसेस का यूज करेंगे। केसेस टोटल 6 केसेस हमने इसके पहले हायर ऑर्डर में स्टडी किए थे। अगर आपने उसकी स्टडी नहीं किए हैं तो आप पहले उसकी स्टडी करो। हायर ऑर्डर के सभी केसेस पता होना चाहिए आपको। अगर केस 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बीच में कोई भी केस कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए आ सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे केस 1 और यहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे केस 3 का यूज होगा। केस 1 केस 3, तो कौन सा केस कहाँ पे अप्लाई होता है ये तुरंत समझ में आना चाहिए। तो चलो केस 1 का रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करो, केस 3 का रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करो। तो देखो कैसे सॉल्व होता है। तो केस 1 का रूल अगर अप्लाई करेंगे तो रूल ये है कि ये देखो ये e टू द पावर 2z है। अगर आपको बताए तो कुछ ऐसा है, देखो 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू चलो z के फॉर्म में ही यहाँ पे लिखते हैं e टू द पावर ए जेड। केस 1 का रूल ये है, देखो z के फॉर्म में, केस 1 का रूल ये है कि अगर e टू द पावर ए जेड अगर ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, यहाँ d के जगह a पुट करना है, d के जगह a पुट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ डी का जो इक्वेशन रहेगा उसमें जहां जहां पे d है वहां पे a पुट करो, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। चेक करना है कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये केस 1 का रूल है। तो देखो e टू द पावर 2z, z का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब उसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे d1 जहां जहां पे d1 है, क्योंकि ये d1 के फॉर्म में है ना, वो हमने d के फॉर्म में बताया। यहाँ पे चलो d1 लिखते हैं, एफ ऑफ d1 लिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे भी d1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d1 ये लो d1, ठीक है। तो
D1 की जगह हमें 2 पुट करना है और देखेंगे 0 आता है क्या, तो ये 0 नहीं आ रहा है। सो 1/D1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3D1 यानी 2 माइनस 4, तो ये 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और इंटू e⁻²z ये एज इट इज रखो। ये हमने केस 1 का रूल यहाँ पे अप्लाई किया, इसको चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये 1 ये क्या होगा, ये 4 और ये -6 -4 e⁻²z, ठीक है ना, प्लस ये 4 - 4 0 यानी ये रहेगा -1/6 इंटू e⁻²z। बस अब इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, पहला टर्म हमारा फिक्स हो गया, पहले टर्म को हमने सॉल्व कर लिए। अब बस ये टर्म को सॉल्व करना है। अब ये टर्म को सॉल्व करना है तो यहाँ केस 3 का रूल अप्लाई करो। केस 3 का रूल क्या है, केस 3 का रूल ये है कि अगर यहाँ पे z है तो आपको क्या करना है, ये जो f(d1) का ये जो इक्वेशन है इसको 1 + x इनवर्स या 1 - x इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप 1 + x इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या 1 - x इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो तब जाके उसकी एक सीरीज तैयार होंगी और फिर वो सीरीज के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये करना आसान है। यहाँ पे क्या करो, -4 कॉमन ले लो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में से। तो न्यूमरेटर में 2 एज इट इज है, डिनोमिनेटर में से -4 कॉमन ले लिए। तो -4, एक मिनट, ये जो है ये हमें यहाँ नहीं, ये ऊपर के स्टेप में लिखना है, गलती हो गई। तो यहाँ पे तो ये 2/-4 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए। तो -4 अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो हर एक टर्म को इनडायरेक्टली -4 से डिवाइड करो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इसको -4 से डिवाइड करो तो ये D1² ठीक है। इसको भी -4 से डिवाइड करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3D1/4 और इसको भी -4 से डिवाइड करो तो ये +1, ठीक है, इंटू z। हमने -4 यहाँ पे कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमें 1 चाहिए था ना, इसलिए देखो 1 आ चुका है। अब इसको उल्टा लिख लो, इसको उल्टा लिखो तो ये ऐसा होगा। और ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये -1/2 रहेगा बाहर, है ना। तो ये हम यहाँ लिखते हैं, ये प्लस की जगह ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। और इसको हम ऐसा लिख लेंगे इसको उल्टा लिखो, उल्टा मतलब 1 पहले लिख लो, ठीक है, और फिर ये D1 वाला टर्म लिख लो प्लस, और इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। चलो इसको भी ब्रैकेट में दे देते हैं हम, ठीक है ना। मतलब ये इसको ऐसा लिखते हैं 1 + 3D1/4 -D1²/4, हम इसको ऐसा लिखते हैं, चलेगा। ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू z। ये देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 1 + x इनवर्स के फॉर्म में सेट करना था। तो देखो 1 प्लस ये ब्रैकेट मतलब पूरा x है, जैसा हमने कहा था ना 1 + x इनवर्स या 1 - x इनवर्स, कोई भी एक फॉर्म में सेट करना है तो ये 1 + x इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। देखो अब इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो ये कैसे होता है, इसको यहाँ से लिखते हैं प्रॉपरली, -1/6 e⁻z, z नहीं, e⁻, यहाँ पे 2z हो जाएगा, ठीक है, e⁻2z -1/2। और ये अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1 + 3D1/4 -D1²/4 और अब इसका इनवर्स इंटू z। ये देखिए फाइनली हमने 1 + x इनवर्स के फॉर्म में लिख लिए, 1 + x इनवर्स। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पूरा एज ए x है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 1 + x इनवर्स ऐसा है वो। अब इसकी सीरीज बना दो, इसकी सीरीज बनाओ, फिर z से मल्टीप्लाई कर लो, तब जाके वो सॉल्व होगा। ये -1/6 एज इट इज रहेगा, ठीक है, -1/2। और अब देखो इसकी सीरीज बनेगी तो क्या होगा 1। अब सीरीज क्या होती है इसकी सीरीज ऐसी होती है, देखो 1 + x इनवर्स की सीरीज ऐसी 1 - x + x² - x³ + x⁴ एंड सो ऑन, ये ऐसी सीरीज होती है, ठीक है। बस उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सपांड करना है। तो ये 1 + x इनवर्स के फॉर्म में है, ये ब्रैकेट मतलब x है, और इसको कितना लंबा एक्सटेंड करना है तो ये डिपेंड करता है कि बाहर में क्या है। तो बाहर z है, z को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो डबल डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरीज इसकी एक्सपांड मत करना। बस यहाँ पे एक या 2 टर्म तक ही इसको एक्सटेंड करना है, जैसे हमने लिखे 1, फिर माइनस ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे 3D1/4, फिर ये प्लस हो जाएगा D1²/4 और इसको आगे एक्सटेंड मत करो, बस इतना ही रखो इंटू z, ठीक है। हमने क्या किए, हमने सिर्फ जो है कितना लिखे, हमने सिर्फ इतना स्टेप लिखे, बस हमने ये लिखे, इधर की स्टेप्स हमने नहीं लिखे, इसको हमने इग्नोर किए। सिर्फ 1 - x यानी ये 1 माइनस ब्रैकेट, 1 माइनस ब्रैकेट। तो जब आप माइनस ब्रैकेट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म माइनस हो गया, ये टर्म प्लस हो गया।
ऐसा है। अब क्या करो, ये z से मल्टीप्लाई करो, z से 1 को मल्टीप्लाई करो, z से इसको मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म को, और इसको भी मल्टीप्लाई करो। तो जब आप थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर यानी ये z का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ये टर्म, ये 2 बार डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 ऑफ z यानी z का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 1। यानी अब इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करना है, तो चलो हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका काम हो गया है, इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब ये जहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, तो क्या चल रहा है, ये पी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। सो पी आई इक्वल टू क्या है, पहले -1/6 e⁻²z बाहर है, ठीक है। फिर ये -1/2 और z से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ z आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z इंटू 1 z -3, तो हम यहाँ लिख लेंगे -3/4 ऑफ d1 यानी इंटू 1 कर लो, और फिर माइनस, ये माइनस क्या प्लस कर लो, और 0, और इसके बाद बस ऐसा, ठीक है ना। 3/4 के बाद 1 क्यों आया समझ में है, 3/4 के बाद 1 इसलिए क्योंकि 3/4 d1 ऑफ z यानी z का एक बार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, तो वो हो गया 1, इसलिए हम लिखे 1, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो 0 हो जाएगा। बस हो गया है, इसको थोड़ा सा सेट कर लो प्रॉपरली, तो ये कुछ ऐसा होगा -1/6 e⁻²z, और ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, -1/2z, ठीक है, माइनस प्लस ये हो जाएगा 3/8। तो ये हमें फाइनली पी आई मिल चुका है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी आई इक्वल टू, ये क्या होगा, -e⁻²z/6, ठीक है, -z/2 एंड प्लस 3/8। और आगे ये सॉल्व नहीं होता, ये आप यहीं पे स्टॉप करो। तो ये क्या मिल गया, ये हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला सॉल्यूशन CF एंड दूसरा सॉल्यूशन ये PI, ये दोनों को ऐड करना है और जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, जो हमने कहा था। तो चलो अब हम यहां लिख लेंगे, सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन को y से शो करेंगे। सो ये होता है CF प्लस PI, ठीक है। तो CF और PI को ऐड करना है। सो y इक्वल टू CF क्या था, देखो CF पेज 1 में था, देखो CF हमने सॉल्व किए थे, ये C1 e⁻⁻z प्लस C2 e⁻⁴z, ये CF है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CF क्या था, C1 e⁻⁻z प्लस C2 e⁻⁴z, एंड PI ये हम लिख लेंगे -e⁻²z/6 -z/2 एंड प्लस 3/8। इस तरह से ये हमने जनरल सॉल्यूशन लिख लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पूरा इक्वेशन है ये इन द फॉर्म ऑफ z है, जबकि जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जो दिया था वो इन द फॉर्म ऑफ x था। ये देखो जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो इन द फॉर्म ऑफ x था, मतलब जो आपका फाइनल जो सॉल्यूशन होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन, वो भी इन द फॉर्म ऑफ x होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में यूज किए थे। तो अब हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, देखो इसके पहले हमने क्या पुट किए थे, पहले वो चेक करो। देखो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किए थे, x के जगह e⁻z पुट किए थे और log x के जगह z पुट किए थे। बस यही हमें वहां पे पुट करना है। अब हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी z है वहां पे log ऑफ x पुट करना है, ठीक है। और जहां पे भी e⁻z होगा वहां पे आपको क्या पुट करना है, x पुट करना है, ठीक है। इस तरह से करना है। तो देखो अब ये पुट करने के बाद ये क्या होता है, तो यहाँ पे y है लेफ्ट हैंड साइड में y, यहाँ पे C1, देन e⁻ क्या है, -z, e⁻−z यानी x टू द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि e⁻z यानी x होता है, तो e⁻−z यानी x का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो -z है, तो यहाँ पे भी x का जो पावर है वो -1 हो जाएगा। देन प्लस C2, देन e⁻⁴z, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, क्योंकि e⁻z है, z का कोएफिशिएंट 1 है तो x का पावर 1 है, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 4 है तो x का पावर 4 हो जाएगा, इस तरह से। देन इसके बाद -e⁻²z यानी x² ये 6 हो जाएगा, ओके, माइनस z/2 यानी log ऑफ x/2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था z के जगह log x पुट करना है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये लंबा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर खींच लेते हैं और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -z/2 यानी log x/2
ओके और आखिरी में क्या है +3/8, 3/8 तो एज इट इज रहने दो इस तरह से। और ये आगे सॉल्व हो सकता है क्या, जरा चेक करो क्या यहाँ पे कुछ इसमें कैंसिल वगैरह होगा, नहीं यहाँ पे कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, तो आपको ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है और नीचे बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगर ये एग्जाम में आया तो आपको इस तरह से बिल्कुल स्टेप वाइज ये आपको सॉल्व करना है और ये हमने सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।